प्यार भरा नमस्कार और तहे दिल से स्वागत आप सबका मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी में। आज मैं आप सबके लिए मालती जोशी जी द्वारा लिखित एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है नो सिंपैथी प्लीज़। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरे कहानी सुनाने का अंदाज़ पसंद आता है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिएगा और कहानी सुनने के बाद कमेंट भी अवश्य कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो आइए सुने कहानी नो सिंपैथी प्लीज़। हम सब तैयार होकर हॉल में आ गए थे। जीजा जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। अम्मा जी को प्रणाम करके आशीर्वाद लिया जा चुका था। बच्चों की बुआ जी से भी मैं गले मिल चुकी थी। नौकरों को इनाम इकराम भी दे दिया था क्योंकि गमी हो या खुशी काम तो बेचारे करते ही हैं। बच्चे इतने बेसब्र हो रहे थे कि उन्होंने अपने बैग्स अभी से कंधे पर टांग लिए थे। बेसब्र तो मैं भी हो रही थी, झूठ क्यों बोलूं। घर छोड़े पखवाड़े से ऊपर हो गया था। दीदी की मृत्यु का समाचार सुनकर जो दौड़ी दौड़ी आई थी तो लौटकर गई ही नहीं। तीसरे के बाद घर एक तरह से खाली हो गया था, पर अम्मा जी ने मुझे हाथ पकड़कर रोक लिया। बेटा, बच्चे तुझ में अपनी माँ की छवि देखते हैं, हो सके तो तेरह ही तक रुक जा, बाद में तो फिर बच्चों को अकेले ही रहना है। उनकी बात को काटना कठिन हो गया था, इसलिए फिर ये मुझे और बच्चों को छोड़कर चले गए थे। तेरही पर लौट कर आए। इस बीच दीदी के बच्चे 10 साल का अंशुमन और 14 साल की आभा सचमुच मेरे होकर रह गए थे। एक पल को भी मुझे छोड़ नहीं पा रहे थे। मेरे दोनों बच्चे यद्यपि बहुत छोटे थे, पर उनसे भी इन लोगों की अच्छी पटरी बैठ गई थी। तनिष्क तो दिन भर आभा की गोद में लदा रहता और तन्मय अंशुमान की पूंछ बना घूमता रहता। ऐसे में बच्चों को छोड़कर जाना बड़ा कष्टप्रद लग रहा था। फिर इन्होंने ही सुझाव दिया कि बच्चों को साथ लिए चलते हैं। वैसे भी इस मातमी माहौल से उनका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। जगह बदल जाएगी तो थोड़ा मन भी बदल जाएगा। पढ़ाई का थोड़ा नुकसान होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। वैसे भी इस मनस्थिति में वो कितना पढ़ पाएंगे। फिर सर्वसम्मति से यही तय हुआ। परसों तेरही संपन्न हुई। मेहमान एक एक कर विदा होने लगे। मैंने बच्चों की बुआ जी को कुछ दिन रुकने के लिए मना लिया ताकि अम्मा जी अकेली न पड़ जाएं। अब हम सब जाने के लिए तैयार थे। जीजा जी के ड्राइवर ने हमारी गाड़ी भी धो पोंछ कर चमका दी थी और बच्चे उसमें बैठने के लिए उतावले हो रहे थे। बस जीजा जी की ही प्रतीक्षा थी। हम लोग ऊपर जाकर मिल आते हैं, मैंने कहा। नहीं, उन्होंने दो टूक में जवाब दिया। उन्हें शायद अच्छा नहीं लगेगा। ही सीम टू बी काइंड ऑफ अलूफ टुडे। शायद बच्चों की वजह से सेंटिमेंटल हो रहे हों, सो लीव हिम अलोन। मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। आप लोग सामान वगैरह रखवाइए, मैं अभी आई। मैं दनादन सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर तो आ गई, पर दरवाजे पर ही ठिठक कर खड़ी हो गई। दीदी का कमरा था वह। एकदम भीतर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। धीरे से पर्दा खिसकाकर देखा, कमरा खाली था। थोड़ा आगे बढ़ गई तो पता चला जीजा जी कमरे से लगी बालकनी में आराम कुर्सी पर लेटे हैं। जीजा जी, हम लोग निकल रहे हैं, मैंने प्रणाम करके कहा। अच्छा, हैप्पी जर्नी, अच्छे से जाना, पहुंचकर फ़ोन करना। बच्चों को साथ ले जा रही हूँ। पता है, मुझे मालूम है बच्चों के बिना घर एकदम सूना हो जाएगा, पर इस समय उनके लिए वातावरण बदलना बहुत ज़रूरी है। यस आई नो, दे नीड अ चेंज बैडली एक्चुअली। वैसे तो इस समय आपके लिए भी वातावरण बदलना बहुत ज़रूरी है। मैं तो इस समय अम्मा को अकेले छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता। वो एकदम टूट गई हैं। नेचुरली वो शौक ही इतना ज़बरदस्त था, खासकर उनकी उम्र के लिए। बार बार कह रही थी जाना तो मुझे चाहिए था, वो चली गई। इसमें अपनी चॉइस कहाँ चलती है। जो ऊपर वाला तय करता है वही होता है। और देखिए ना, एक व्यक्ति के जाने से ही सब कुछ कैसे उलट पुलट हो जाता है। ऐसे अधबीच में जब हमसफ़र छोड़ जाता है तो एक शून्य सा भर जाता है, बाहर भी भीतर भी। इस स्थिति से उबरना बहुत कठिन है, पर ज़रूरी भी है, खासकर बच्चों के लिहाज से। आपको इस अवसाद से बाहर आना ही होगा। अब आपको उनकी माँ की भी भूमिका निभानी है ना। वे एकटक मेरी ओर देख रहे थे। जैसे ही मैं सांस लेने के लिए रुकी, तिलमिलाते स्वर में बोले, अगर अपना दर्शन बखा चुकी हो तो जाओ, जयेश प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं तो अचकचा गई। उन्होंने मुझसे इस स्वर में कभी बात नहीं की थी।
और उनकी वह दृष्टि जो शब्दों में नहीं कह पाए थे, आंखों से कह गए थे। क्या हुआ जीजा जी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अगर ऐसा है तो आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी कहने मात्र से ही सब कुछ ठीक हो जाता है क्या? सॉरी तो तुमने उस दिन भी कहा था। किस दिन की बात कर रहे हैं? मेरी परम इंटेलिजेंट साली साहिबा, तुम इतनी बड़ी बात कैसे भूल गई? मेरी शादी के ठीक 5 दिन पहले तुम अपनी दीदी का वह महान संदेश लेकर आई थीं, और संदेश देने से पहले भी तुमने सॉरी बोला था। वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है जीजा जी। पुरानी होने से कोई बात झूठ थोड़ी ही हो जाती है। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, मेहमान आना शुरू हो गए थे, छोटी मोटी रस्में भी हो रही थीं। ऐसे में भावी दुल्हन का संदेश आता है कि प्लीज़ शादी के लिए मना कर दीजिए, मेरा मन कहीं और है। कितनी रोमांटिक सिचुएशन है ना? आपको अब तक सब याद है? ये क्या भूलने वाली बात है? और तुम्हारी दीदी ने भूलने की मोहलत ही कब दी? अपने माँ बाप के सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं थी तो मुझसे कहा जा रहा था कि शादी के लिए मना कर दीजिए। मेरे माँ बाप क्या किराए के थे? उनके प्रति मेरी कोई जवाबदेही नहीं थी। मना करने का क्या कारण बताता और उस पर कौन विश्वास करता? दुनिया वाले तो यही समझते कि हमने कोई बड़ी सी मांग रखी होगी, लड़की वाले बेचारे पूरे नहीं कर पाए होंगे। बदनामी होती तो हमारी होती। जीजा जी आवेश में बोले जा रहे थे और मैं चुपचाप सुन रही थी। और चारा भी क्या था? बाय द वे, उस दिन चाह कर भी पूछ नहीं पाया था, आज पूछता हूँ। अगर मैं मना कर देता तो क्या तुम्हारी दीदी उस शख्स के साथ चली जाती? उतने गट्स कहाँ थे? दोनों में ही वह हिम्मत नहीं थी। फिर दीदी का विचार था कि शादी टूट जाने से थोड़ी बदनामी होगी, 1-2 साल कहीं रिश्ता हो नहीं पाएगा, तब तक कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। वाह, क्या प्लानिंग है! दाद देनी पड़ेगी। तो अच्छा ही हुआ कि मैंने वह प्रार्थना स्वीकार नहीं की। कोई मतलब नहीं था। दयावश मैं शादी से इनकार करने के मूड में आ गया था, पर मेरे अवचेतन में बैठा मेरा पौरुषेय दम्भ फन फैलाकर खड़ा हो गया। मुझ जैसे कुलीन संपन्न सुदर्शन युवक को कोई कन्या अस्वीकार कर दे, ये बात मुझसे सहन नहीं हुई। मुझे लगा ये मेरा घोर अपमान है। तब क्या पता था इससे बड़ा अपमान भविष्य में मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मतलब तुम्हारी दीदी ने शादी की पहली रात को ही ऐलान कर दिया कि आपका सिर्फ मेरे तन पर अधिकार है, मन से मैं कभी आपको स्वीकार नहीं कर सकूंगी। क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ। मृत व्यक्ति के विषय में झूठ नहीं बोलूँगा मैं, इतना नीच नहीं हूँ। पूछना चाह रही थी कि फिर कैसे क्या हुआ, पर ऐसी अंतरंग बात पूछने का साहस नहीं हुआ। जीजाजी ने ही मेरी समस्या हल कर दी। बोले, मैंने सोचा तन तो तन ही सही, कुछ तो अपना है, मन को लेकर करना भी क्या है। फिर मन से योजन दूर रहकर हम देह धर्म निभाते रहे। मतलब वो धर्म निभाती रही, मैं अधिकार जताता रहा। 15 साल आराम से निकल गए। बनी रहती तो 15 साल भी गुजर जाते। और वे कसैली सी हंसी हंस दिए। कुछ देर को मैं सन्न रह गई। आई एम सॉरी जीजा जी। सॉरी किस लिए भाई? मुझे बड़ा दुख हो रहा है। वही तो पूछ रहा हूँ, दुख किस लिए, क्यों? हाँ, अगर मेरे बच्चों के लिए दुख हो रहा है तो वो जायज़ है। बेचारों ने बहुत छोटी उम्र में अपनी माँ खो दी है। अम्मा के लिए दुख कर सकती हो, उनकी लाडली बहू उनका बुढ़ापा खराब कर गई है, लेकिन मेरे लिए दुख करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कुछ भी खोया नहीं है। जो कभी पाया ही नहीं था उसके खोने का दुख क्यों होगा? सो नो सिंपैथी प्लीज़। उनके स्वर में एक आदेशात्मक संदेश था इस चर्चा को विराम देने का। वैसे भी अब कहने सुनने के लिए कुछ शेष नहीं था। मैं चुपचाप सीढ़ियाँ उतरने लगी। जीजाजी का वह कठोर स्वर कानों में गूंजता रहा, नो सिंपैथी प्लीज़। और एक हमारी दीदी थी जो जिंदगी भर सहानुभूति बटोरती रहीं। जब भी मायके आती यह जताना कभी नहीं भूलती कि उनके साथ कितना अन्याय हुआ है। माँ पापा को उन्होंने कभी अपराध बोध से मुक्त नहीं होने दिया। हमेशा कहती, इनके खानदान की मर्यादा के लिए मैं शहीद हो गई। तुम नहीं, शहीद तो ये भला आदमी हुआ है दीदी। तुम्हारे असफल प्रेम की वेदी पर उसकी बलि दी गई। जिंदगी भर ये व्यक्ति
अपने अनकिए अपराध की सज़ा भुगतता रहा, उपेक्षा झेलता रहा। पर मजाल है किसी को हवा भी लगने दी हो, न वाणी से न व्यवहार से। कभी किसी को एहसास भी नहीं होने दिया कि उनके दाम्पत्य में कितनी बड़ी दरार है। आज भी अगर मैं अपनी बेवकूफ़ी भरी फिलॉसफी न झाड़ती तो वे अपने मन की गांठें कभी नहीं खोलते। मैं आपकी अपराधिनी हूँ जीजा जी, क्षमा कीजिएगा। आपकी वह गर्जना अब भी कानों में गूंज रही है, नो सिंपैथी प्लीज़। मेरी औकात है जो मैं आपको सिंपैथी दूँ? हाँ, मुझे अपनी दीदी से ज़रूर सहानुभूति हो रही है। ज़िंदगी भर पता नहीं कि किस मृगजल के पीछे हलकान होती रहीं और घर में रखा अमृत घट अनछुआ ही रह गया। तो ये थी कहानी नो सिंपैथी प्लीज़, मालती जी जोशी जी द्वारा लिखित। आप सबको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। कल फिर एक कहानी लेकर आपसे रूबरू होंगी।